नमस्कार। धीरेन्द्र पुणी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ आपको दिख रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी, हमारे आदरणीय। और पूरे बंगाल चुनाव पर मेरे विचार से लगभग 2-3 महीने पहले ये तय कर चुके थे कि 200 से ऊपर बीजेपी को आ रही है। बीजेपी के कई नेता अपने चुटकी काट के देख रहे थे कि भाऊ कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे होंगे, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि चुनाव के दिन हम बात नहीं कर पाए, कल मैं रास्ते में था, लेकिन भाऊ ने फिर से कहा क्योंकि हम समझना चाहते हैं चुनाव में हुआ क्या है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। भाऊ, ये जो रिजल्ट आया आपने तो बहुत पहले बताया था, लेकिन इस रिजल्ट के आने के बाद आप उन आदमियों को समझा सकते हैं जिनको इतनी दूर का समझ में नहीं आता, उनमें मैं भी शामिल हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को। तो आप इस चुनाव को अब कैसे देख रहे हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक आइडिया से? दूर या नजदीक की बात नहीं है, समझने के लिए अपना दिमाग चलाना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्ञान सभी जगह से ले लो, एक्वायर्ड नॉलेज जो होता है सब जगह की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जो जानकारी आपको महसूस होती है वो सच्चाई होती है। जब आप दिमाग से उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, मैं एक बात उदाहरण के तौर पर आपको बोल देता हूँ कि एक दोस्त है और उसका बच्चा 5 साल का था तब हमने मिले थे। फिर 10 साल में अमेरिका चला गया और वापस आया तो बोला धीरेन्द्र को, अभिषेक को कुछ गिफ्ट लाएंगे, तो उनके बच्चे को भी लाए। अब मैं 10 साल के बाद लौटा हूं तो धीरेन्द्र का बेटा 15 साल का हो गया और मैं 5 साल के बेटे के कपड़े लाऊं तो वो तो उसको फिट होने वाले नहीं है। तो अनुभव और सिद्धांत, इसमें वो फर्क होता है। आप सिद्धांत की नजर से सामने की चीजें देखने लगो तो वो मिलती नहीं। आइंस्टाइन भी बोलता है, इफ थियरीज आर नॉट फिटिंग द फैक्ट्स, चेंज द फैक्ट्स। चेंज द फैक्ट्स का मतलब क्या है? बीजेपी ने जो किया, यानी अगर हमारे लिए यहाँ अच्छा माहौल नहीं है, बढ़ने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बंगाल की फैक्ट, बंगाल में बीजेपी का वोटर नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब लोकसभा के चुनाव में उतरे थे तो पूरी नेशनल मीडिया एक सवाल पूछ रही थी, साउथ में बीजेपी का क्या है, बंगाल में क्या है, ईस्ट ये नॉर्थ ईस्ट में क्या है, पूछते थे। आज क्या है? तो उन्होंने फैक्ट्स चेंज किया। अब सब भगवा बंगाल, तुमने पीछे लिखा है भगवा बंगाल, जी जी। तो ये फैक्ट चेंज हो गई ना। थियरी अपनी जगह होती है, फैक्ट्स बदले जा सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स बदलना इसका मतलब फैक्ट्स मैन्युफैक्चर करना नहीं है कि सच्चाई के जगह पर आप झूठ परोसने लगो तो नहीं चलेगा। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा बाद में, वो देखिए। आज तक के जो ऑफ द एयर रिपोर्टर्स, ऐसा एक प्रोग्राम आज तक रेडियो पर चलता है। तो 2 दिन पहले मैंने, कल शायद, वो बंगाल के 4 रिपोर्टर का वो संवाद देखा, 1 घंटे का है। वो जो बोल रहे हैं वो चुनाव के पहले नहीं बोल रहे थे, नतीजे के पहले। इसका मतलब जो कल बोल रहे थे वो सच है, और उसके पहले 1.5 महीना 2 महीना आज तक पर सीधा सीधा झूठ परोसा जा रहा था। मुझे वो राहत इंदुरी की याद आती है। पूरा मीडिया गलत और भाऊ सही होगा ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। भाऊ सच्चाई देख रहा था और बोलने की हिम्मत रखता था। पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश मैंने नहीं की। जो मुझे दिखाई दे रहा था मैं बोल रहा था। अगर गलत साबित होता तो मैंने पहले दिन वीडियो बनाया नतीजे आने के बाद कि मुझे ये चुनाव समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं पूरा बंगाल में लपेटे में था। जाते जाते एक वीडियो में मैंने तमिलनाडु के बारे में बोला था, विजय को रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो मेरी गलती थी। मैंने वहां का डिटेल नहीं देखा था जैसा बंगाल का देखा था। तो गलती कबूल करने में शर्म नहीं आती मुझे, गलती है तो है। मैंने स्टडी नहीं किया था, जाते जाते एक रिमार्क मार दिया कि इसको नहीं मिलेगा। आपके साथ भी बात करते हुए बोला था मैं। तो बात ये होती है ना कि जो फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं, वो स्वीकार करो तो आपको दिखाई देता है। देखो, बंगाल के बारे में जितने वीडियो, मैं मानता हूं कि कम से कम
600-700 वीडियो अलग अलग चैनल के हो, यूट्यूबर्स के हो, धीरेन के हो या अभिषेक के हो, मैंने देखे। उसमें जो वीडियो है वो देखे, विजुअल देखे, तो दिखाई देने से पता चलता था, देखने से पता चलता था कि ये लोग ममता को उखाड़ फेंकना चाहते, बीजेपी को लाना इंपॉर्टेंट नहीं था। एक बात समझ लो, बीजेपी को लाना इंपॉर्टेंट नहीं था उनके लिए, ममता को उखाड़ना जरूरी था। अगर ममता के सामने डटकर खड़ी बीजेपी रही है तो बीजेपी जीत गई। ये जितना लोग मानते हैं उतना वो हिंदुत्व का विजय है, वैसे मैं नहीं मानता। मैं ईमानदारी से बोलूंगा, ममता को उखाड़ फेंकने का जो मामला है, जैसे पाकिस्तान को मैच में हरा दिया तो कोई भी कभी वंदे मातरम को खड़ा नहीं रहेगा ना, वो भी वो स्टेडियम में खड़ा रहकर वंदे मातरम बोलना शुरू करता है। वो हो रहा है बंगाल में। उनको खुशी अगर है तो हमने ममता को उखाड़ फेंका है। ममता ने जितना भारी अपेक्षा भंग किया था उसका गुस्सा ज्यादा होता है। हाँ, उसका फायदा बीजेपी को मिला। हाँ, लेकिन और एक बात है कि बीजेपी जिस ढंग की पार्टी है, जैसे चलाई जाती है, जब वो एक जगह जीत जाते हैं तो ऐसे पैर जमाते हैं कि अगले 20-25 साल उनको हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ममता ने वो बड़ी भारी गलती की है। मैं आज और एक आपको बता दूं, अभी भी मैं सुन रहा हूं कि 27 लाख नाम काटे गए। आज ही कुछ, मेरा ख्याल है इंडियन एक्सप्रेस में कुछ स्टोरी आई है, उन्होंने बताया कि 20 में से 12 सीटें, जहां ज्यादा से ज्यादा नाम काटी गए ऐसी 20 सीटें निकाली, और 20 में से 12 सीटें ममता ने जीती, सिर्फ 7 सीटें बीजेपी ने जीती। तो नाम काटने का फायदा किसको हुआ? लेकिन फिर भी वो थियरी चालू है, नाम काटे गए, सेंट्रल फोर्सेस लाए गए। अरे एक भी मर्डर नहीं हुआ, एक भी हिंसा की मोटी घटना नहीं हुई, वो नहीं देखना चाहते। तो ये देखने का, आप जिस ढंग से देखना चाहते हो वो ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि आप वो देखना चाहते हो। तो आपको याद होगा, मैं बार बार एक बार हर एक के पॉडकास्ट में बोलता था, जो मैं बंगाल में देख रहा हूं वो कुकर की सीटी नहीं बज रही है। लोग बोल नहीं रहे, इसका मतलब कुकर की सीटी नहीं बज रही है। ममता को कुकर के नीचे का गैस बंद करना चाहिए, नहीं तो भाप ज्यादा जमेगी तो कुकर फटेगा, और कुकर फटा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, कुकर फटा है। तो बस इतनी सिंपल बात है। वो देखने के लिए कोई दिव्य दृष्टि वगैरह की जरूरत नहीं होती। बस जो है, बच्चा, छोटा बच्चा जिस इनोसेंस से सामने वाली चीजें देखता है, बस उसी नजर से देखो तो आपको खबर कहाँ है दिखाई देती है। मैंने वो राजीव रंजन का आपको उदाहरण दिया था, वो महिला बोल रही है मगरमच्छ के साथ रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? साफ साफ मतलब था, इसको हराना है। और नतीजे क्लियर होने के बाद रास्ते पर जिस ढंग से लोग उतर कर आए, और मैंने बोला था रिवर्स वायलेंस हो सकता है। बहुत जगह टीएमसी के ऑफिस जलाए गए, कई बुलडोजर चलाए गए, कई मंदिर खोलकर वहां लोग भजन करने लगे। तो ये होने वाला था, वो दिखाई दे रहा था, क्योंकि चुप्पी डेंजरस होती है। मैं हमेशा बोलता हूं, चुप्पी डेंजरस होती है। सामने वाला गुस्से में है तो भाई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, लेकिन गाली से गुस्सा निकल जाता है। अगर वो गाली नहीं दे पाता तो वो वायलेंट हो सकता है, और बंगाल का वोटर वायलेंट हुआ ममता को उखाड़ फेंकने के लिए। और अगर इस्तीफा नहीं दे तो लात मार के भगाएंगे। शायद उसकी भी वही इच्छा होगी कि भाई मैं ऐसे क्यों जाऊं, मुझे लात मारकर भगाओ। जी। इसके बाद का जो रिएक्शंस भाऊ हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर, वो भी बहुत कुछ कह रहा है कि भाई किस तरह से। मैंने, बल्कि मेरे साथ वो लाइव में बैठे थे देवाशीष चौधरी जी, और उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र जी अब मुझे निकलना है। रात के 10:30 बज रहे थे उसी दिन जिस दिन ये जीत का रिजल्ट आया, यानी 4 को। और उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आपको किसी दूसरे पॉडकास्ट में, उन्होंने कहा नहीं, मुझे 5 साल से बंद वीएचपी के ऑफिस को खुलवाना है आज हम लोग जा रहे हैं। और उन्होंने फिर लाइव में दिखाया कि धीरेन्द्र जी ये देखिए, वो पहुंच गए और उस समय लाइव चल रहा था, तो उन्होंने फोन किया
कि आप लाइव खोलिए, और मैंने दिखाया कि कैसे वो 5 साल बाद उस ऑफिस के अंदर वो लोग घुस रहे हैं, क्या धूल सब जगह की, सिर्फ इसलिए ये वीएचपी का ऑफिस था। तो कुछ इसी तरह का हम देख रहे हैं अलग अलग जगह। ये भी बहुत सारी नहीं चीजें नहीं, कहता है। अब यही यही आपका आपका जो उदाहरण है वो समझिए आप, कि वहां गैर कानूनी घुसपैठियों को निकालने की कोशिश नहीं हो रही है, वहां जिहादियों को निकालने की कोशिश नहीं हो रही है, गुंडागर्दी करने वाले मुस्लिम में उनको पकड़ने की, या वो बच्ची पर जो गैंगरेप हो गया था उसको पकड़ने में लिपापोती चल रही है, और वीएचपी का ऑफिस बंद कर रहे हो, तो लोग क्या सोचेंगे, हिंदू क्या सोचेंगे? तो हिंदू पोलराइजेशन हुआ, उसमें सबसे बड़ी, मैं तो एक वीडियो बनाऊंगा कि आरएसएस ने ममता दीदी के बड़े आभार मानने चाहिए। 10,000 प्रचारक भेजकर जो बंगाल नहीं बदल सकता था, वो ममता दीदी ने बड़ा योगदान दिया आरएसएस को, ये आप समझो। क्योंकि आप दबाते हो ना तो गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा फटता है। जब सब लोग बोल रहे थे डर के मारे, डर 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 डर, अरे लेकिन डर फटेगा तो क्या होगा, वो भी सोचो। ह्यूमन साइकोलॉजी समझना जरूरी है। अगर आप कुछ चीजें डिकोड करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको वो समझना चाहिए कि क्या है। और आपको याद होगा, मैंने वो मराठी का हमारा शब्द बोला था, डुक्कर मुसंडी, सुअर धक्का देता है, बोला था, याद है आपको? तो ये डुक्कर मुसंडी है। बच गए तो बच गए, न तो मरने वाले है, कोई बात नहीं। तो ये अभी भी लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं अभी एक मराठी में राजदीप सरदेसाई और आज तक का जो मराठी डिजिटल है वो देख रहा था, कि वो बोलते हैं कैसा मुस्लिम तुष्टीकरण। मैंने बोला, मैंने अभी उसमें मैं नहीं था, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात ही नहीं है। देखो बंगाल में जो हुआ है, मुस्लिम तुष्टीकरण का मतलब मुस्लिमों को भला करना नहीं है, मुस्लिमों को खुश करने के लिए बिगर मुस्लिमों को, हिंदुओं को अपमानित करना। वो कहीं कौन सा मंदिर था आसनसोल में? जी, दुर्गा मंदिर, वो सालों से बंद पड़ा है, दरवाजा लॉक करके रखा है। ये किस लिए? हिंदुओं को, तुम देखो हम यहां है, हम मेजॉरिटी में है, तो गुलाम हो तुम। तो मुस्लिम घुसकर नहीं मार रहे थे, या उन मुस्लिमों का ममता दीदी ने कोई बड़ा भला नहीं किया है, लेकिन उनको खुश किया है, देखो मैं तुम्हारे साइड में इतनी हूं कि मैं हिंदुओं के खिलाफ हो गई हूं। तो सेक्युलरिज्म का मतलब जिहाद हो गया, और ये उसके खिलाफ आई हुई रिएक्शन है। ये हिंदुओं को खुश करने का प्रयास नहीं है, ये हिंदुओं को स्वाभिमान रीइंस्टेट करने की कोशिश है। अगर आप इसको मेजॉरिटी का तुष्टीकरण या हिंदुओं का तुष्टीकरण मानोगे, तो आप फिर से और बड़ी गलती कर रहे हो, बड़ी गलती करोगे। और इसलिए मैंने बोला कि जो 10 साल में 10,000 संघ के प्रचारक नहीं कर सकते थे, वो काम ममता दीदी ने कर दिया। आरएसएस ने या बीजेपी ने वो जो फ्रस्ट्रेशन था वो ऑर्गेनाइज किया है। ये फर्क होता है, ये होता है फर्क, समझने का फर्क वो होता है। अब देखिए, एक बलात्कार होता है, मैं जानबूझ पर एक बहुत बुरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। बलात्कार का मतलब क्या होता है? उस लड़की को, उस महिला को बड़ी यातना होती है, वेदना होती है, दुख होता है, लेकिन जो बलात्कार करने वाला होता है उसको तो मजा आता है। समझे आप? घटना एक ही है, लेकिन दो तरफ रिएक्शन देखो आप। वो उस लड़की को अपमानित करना चाहता है, उसकी इज्जत लूटता है। केरल की एक लड़की मैंने देखी थी कई टीवी चैनल पर वगैरह, तो उस पर ऐसे गैंगरेप हुआ था, वो कोर्ट में खड़ी हुई, लड़ी आखिर तक। तो उसका एक डायलॉग मुझे याद है, वो बोला, वो लड़की बोली कि उस समय मेरे दिमाग में डर था, मेरे आंखों में डर था, लेकिन आज मैं कोर्ट में खड़ी होती हूं तो उन आरोपियों के आंखों में डर है। तो आज ममता हो या बाकी सारे जो एंटी हिंदू फोर्सेस थे, उनके दिमाग में डर है। जिस ढंग से लोग रास्ते पर उतरकर घूम रहे, जो कैमरा के सामने बोलना नहीं चाहते थे, वो रास्ते पर आकर नाच रहे।
इसका मतलब समझो। वो डर से निकल आए, और पहली बार जो फिल्मी डायलॉग है, डर के आगे जीत है, ये ऐसे शब्द हम सुनते हैं, समझते नहीं है। तो ये हो गया। अगर ये आप नहीं समझोगे तो आपका और नुकसान होगा। कांग्रेस ने वगैरह जो किया, एक समय था स्वतंत्रता के आंदोलन में, जो मुस्लिम लीग थी वो कांग्रेस को और नेहरू को हिंदू नेता मानते थे। तो कांग्रेस आज मुस्लिम पार्टी बन गई। तो अगर बीजेपी वो रीइंस्टेट कर रही है, तो वो आजादी के आंदोलन का जो विरासत है वो कांग्रेस से बीजेपी छीन रही है, और इनको पता तक नहीं है, इनको पता तक नहीं है। तो इसलिए वो जो आपने बोला वीएचपी का ऑफिस मुझे खोलना है, उसकी अहमियत समझो कि मैं बंगाल में आजाद हिंदुस्तान में रहकर भी गुलाम था, आज मुझे मुक्ति मिली है, मुझे इस कस्टडी से बाहर निकलना है, खुली सांस लेनी है। वो मंदिर के अंदर जाकर साफ सुफ करेंगे या वीएचपी के अंदर जाकर साफ सफाई करेंगे, लेकिन वो खुली सांस लेना चाहते हैं। उनकी श्रद्धा को खुली सांस की जरूरत थी, इतनी उनकी सांस रोक कर रखी थी ममता ने, और इसकी ये रिएक्शन है। अब जो समझेंगे इस पर उभर सकते हैं, वरना और मर जाएंगे। रास्ते पर दिखाई दे तो लोग पीटेंगे इनको। लोग, ये हिंदुओं का साइकोलॉजी नहीं है कि दूसरों को मारो वगैरह वगैरह। तो डराने वाले जो थे उनको डराना जरूरी था, तो लोग घर से बाहर निकल कर आए। और इसलिए मैं आज अभी एक वीडियो बनाऊंगा, मेरे थियरी मेरी दिमाग में चल रही है कि अगर वो 27 लाख वोटिंग करते तो 25-27 सीटें बीजेपी की और बढ़ती। ये भी ध्यान रखो, जिनको 27 लाख लोगों को वंचित रखा गया, ये आर्गुमेंट चल रहा है ना, वो करने वाले गधे हैं। वो नहीं जानते कि अगर वो 27 लाख वोटिंग करते तो वो बीजेपी को ही देते। ये समझ लो, एक तरीके से बीजेपी का नुकसान चुनाव आयोग ने किया है। तो वो तो मुझे आपके वीडियो पे देखना होगा दर्शकों को चल के, कि कैसे बाबू ने 27 लाख वोटों को कैसे कन्वर्ट उनके होते बीजेपी के। नहीं, मैंने वो आंकड़े पे अभ्यास भी करता हूँ ना, अध्ययन करता हूँ। देखो, मैंने अभी आपको बताया ना, इंडियन एक्सप्रेस का आंकड़ा बताया कि सबसे ज्यादा जहां नाम काटे गए ऐसे 20 चुनाव क्षेत्र है, उसमें से 12 जगह पर ममता जी ने जीती है। तो नुकसान किसका हुआ? बीजेपी का हुआ ना। सिर्फ 7 सीटें बीजेपी जीती है, तो नाम काटने का फायदा ममता को मिला है, ना कि बीजेपी को मिला है। अगर ज्यादा से ज्यादा नाम काटे गए, वहां ज्यादा से ज्यादा, पूरे बंगाल में टीएमसी कम होती है, और जहां ज्यादा नाम काटे गए वहां बीजेपी की अच्छी सीटें आती है। इसका मतलब क्या है? अगर 27 लाख नाम काटे नहीं गए होते तो उनमें से कम 25 सीटें और बीजेपी की आ जाती। बीजेपी शायद 230-35 तक जाती, हमारे महाराष्ट्र जैसा हो जाता। भाऊ, अगर ममता दीदी, अब ये जो आपको क्या लगता है, वो जिद है या कोई बीमारी हो गई है, या कोई कुछ रणनीति बनाना चाहती हैं कि साहब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और ये राष्ट्रपति शासन लगना है तो लगे, इसके अलावा जिस तरह के नाटक की हिंसा हो रही है और सब चीजें हो रही हैं, अपनी हिंसा याद नहीं है, तो ये कोई नया, या आपको लगता है अब इसके बाद तृणमूल का तृणी बन गया? नहीं, वो जिद्दी है, पहले से जिद्दी है। इसीलिए तो मैंने एक वीडियो बनाया था ना, उसका शीर्षक का हेडिंग क्या था? हार जाने की जिद ना करो। ममता जिस ढंग से चुनाव लड़ रही थी, उसने हारने की जिद की है और हार गई है। तो और जिद कर रही है कि पूरे मेरे नाम पर धब्बा कलंक बनकर ही जाऊंगी, ऐसे वैसे नहीं जाऊंगी, पूरा इंसल्ट करके फिर जाऊंगी।
तो वो करे, उसका कोई भविष्य अभी नहीं है। देखो आपको लॉटरी हो, 2014 में बीजेपी को फर्स्ट टाइम सिंगल पार्टी मेजॉरिटी मिली, वो उनको लगी हुई लॉटरी थी, लेकिन उस लॉटरी का फायदा उठाते उठाते वो पूरे देश में फैल गए। ममता दीदी का ऐसा कोई बड़ा पराक्रम नहीं था कि उनको 2011 में क्लियर मेजॉरिटी मिल गई थी, कांग्रेस साथ थी उनके, फिर कांग्रेस से झगड़ा हो गया, लेकिन उनकी अपनी मेजॉरिटी थी और सीपीएम का सुपड़ा साफ हो गया था, तो वो लॉटरी थी। उसके बाद आपको अपनी पार्टी संगठन बढ़ाना जरूरी था, वो छोड़कर ये ऐसी जिद करती रही कि बस इसने मेरी तरफ ऐसे देखा, उसने मुझे पीठ दिखाई, उसको सीधा करूंगी, इसको सीधा करूंगी, खुद उल्टी हो गई। उसकी जरूरत नहीं थी ना। अच्छा थोड़ा बहुत काम अच्छा करती तो बार बार चुनकर आ सकती थी। जब तक तुम्हारे सामने सीपीएम थी खत्म हो गई, कांग्रेस लड़ने की तैयारी में नहीं थी, लेकिन 2016 के बाद अगर बीजेपी मैदान में उतरी है और लड़ना चाहती है तो संभालना चाहिए था ममता, संभालना चाहिए था। 2016 के बाद जब बीजेपी सिर्फ 3 सीटें आई थी तो उनको समझना चाहिए था कि हाँ ये नया खिलाड़ी आया है और मेरी जगह लेना चाहता है। 10 साल लगे लेकिन हो गया सब है। अगर तुम 1998 से लेकर 2011 तक प्रयास करती रही सीपीएम को डिथ्रोन करने के लिए, हटाने के लिए, तो दूसरा भी करेगा, तो उसको स्कोप नहीं होना चाहिए। ये सब है। देखो एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, उस कहानी में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो आप पढ़ नहीं पाओगे, उसमें कोई खुरापत होनी चाहिए, तो विलन की जरूरी होती है। अब बीजेपी के इस सक्सेस स्टोरी में ममता को विलन बनाया गया है, तो ममता को ये करना चाहिए था कि वो विलन ना बने, ना उसको बनाया जाए, लेकिन ये तो दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। अमित शाह ट्रैप पर ट्रैप लगाते थे, ये दौड़कर ट्रैप में जाकर लटक जाती थी। तो अमित शाह पर आरोप करने की क्या जरूरत है? गलती आपकी है। और मैंने आपको शुरू से बोला था कि इसको कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं थी, ये केजरीवाल के रास्ते से जाकर गलती कर रहे, इसको हेमंत सोरेन के रास्ते से जाना चाहिए था, चुनाव की तैयारियां करनी चाहिए थी। अगर जो कुछ नाराज लोग थे उनको समझाने की बुझाने की जरूरत थी, वो अगर पिछले 3 महीने में होता तो इतनी बुरी तरीके से ममता दीदी नहीं हारती। देखो मैं तो हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, जब तक हूं हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं, ये बात खुले आम आकर बोलती तो भी थोड़ा फर्क पड़ता, लेकिन ये उल्टा करती गई। पहले मुस्लिमों को डरा रही थी, बांग्लादेशियों को डरा रही थी, फिर हिंदुओं को डराने लगी। तो आप अलग अलग निगेटिव रास्ते पर निकल जाते हो तो सही जगह नहीं पहुंचोगे, सही जगह नहीं पहुंचोगे। और जब मैंने बोला ना कुकर में भाप इकट्ठी हो रही, सीटी नहीं बज रही है तो फटना तय है। तो ये फटने तक रही, जाकर स्ट्रांग रूम में घुस गई, काउंटिंग सेंटर में घुस गई। अरे क्या चल रहा है? बच्चे की हरकतें चल रही थी और अब बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी इंडिया आगाड़ी तगड़ी करूंगी। तो क्या बंगाल का क्या करोगी भाई? बंगाल छोड़ दोगी? और एक से एक नमूने कहां से ढूंढकर लाई है। वो कोई सयानी घोष है या महुआ मोहित्रा है, जैसे राहुल गांधी ने ये पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनेत नमूने लाए हैं, ये जो काम के बजाय नुकसान ज्यादा करते। पवन खेड़ा असम में प्रचार के लिए गया और पूरा पार्टी का सगड़ा प्रोग्राम था वो बर्बाद करके लौट गया, भाग गया, किसी बिल में जाके छुप गया और अभी सुप्रीम कोर्ट में या नीचे वाले कोर्ट में संघर्ष कर रहा है। तो इसको भवानीपुर में गुजराती मारवाड़ी ज्यादा रहते, वहां महुआ मोहित्रा ने हराया उसको। अब यह ऐसी बकवास करने की जरूरत क्या थी? हर पार्टी में दिन ब दिन संजय राउत की संख्या बढ़ती जा रही है, तो पार्टी का बर्बाद होना तय है। एक किसी फिल्म का डायलॉग है ना कि भाई मुझ पर एक मेहरबानी करो कि मुझ पर कोई मेहरबानी मत करो। ऐसे नमूने अगर ये नेता लोग इकट्ठा करते रहे
तो उनका नुकसान सामने वाले को करने की जरूरत नहीं, आप खड़े रहो। जैसे मैंने बीच में एक बार उदाहरण दिया था ना, एक मैच हम हार गए थे और कुछ 3 ओवर या 4 ओवर थे, बहुत सारे ओवर थे और कुछ 12 रन चाहिए थे। ये सिक्सर मारने गए, एक एक करके तीनों आउट होकर निकल आए। तो हमारे यहाँ का एक शराबी था, वो शराब पीकर मैच देख रहा था, वो बोला सारे खड़े रहते तो नो बॉल और वाइड बॉल से ही 12 हो जाते। तो बीजेपी सिर्फ चुपचाप खड़ी रही ना। इस बार अब की बार ऐसी कुछ बात बीजेपी ने नहीं की और देखा आपने क्या हुआ है। वो आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा वो आ रही थी, थोड़ा सा टूट रही थी आवाज। आपको आपको आ रही है भाऊ? नहीं, तुम्हारी आवाज थोड़ी गड़बड़ कर रही है। एक मिनट। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा वो हुआ हो। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी ठीक आ रही है। जी जी, थोड़ा सा ये जहां से बोला आपने एक मैच वाला, वहां से शुरू करें। नहीं, वो जो एक मैच में सचिन तेंदुलकर के पैर में क्रैम्प आया था, थाई में, तो वो उसको निकलना पड़ा, लेकिन 12 रन चाहिए थे और कुछ 6-7 वगैरह कुछ ओवर्स थे। तो अगले जो 3 बॉलर बैट्समैन थे, उन्होंने 6 वगैरह मार के 4 मारने की कोशिश की और आउट हो गए कुछ 6-7 रन में, और हम मैच हार गए। तो वो हमारा दोस्त बेवड़ा था, वो बोला अरे खाली खड़े रहते तो भी वाइड या नो बॉल से भी 12 रन बन जाते, क्योंकि बहुत सारी ओवर्स थी। तो तरीका ये होता है कि बीजेपी डटकर खड़ी रही। बीजेपी ने अब की बार 200 पार वगैरह कुछ बातें नहीं की, ना हवा की बातें की। सिर्फ अपनी अपनी जगह हर बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी तरीके से काम करता रहा, और जिस ढंग से काम करता था वो बहुत सारे रिपोर्टर को, मीडिया को दिखाई तक नहीं दिया। सब बोलते थे ना ममता का तो केडर है, बीजेपी का केडर कहां है। तो बीजेपी का केडर बाजू में बैठा है, इनको पता नहीं है। वो क्या लेबल लगा के तो घूमता नहीं है, लेकिन जो काम करना था वो इतना सही किया कि 10% वोट का ट्रांसफर करके दिखाया। 38% थे, उससे उठकर 46%, 47% में आ गए, और ममता के 6% वगैरह कुछ घट गए। तो जब और ताकत से, अब जो ताकत है उससे मेहनत करेंगे तो मैं मानता हूं कि अगले जो लोकल चुनाव वगैरह हो गए उसमें आपको ज्यादा परिणाम दिखाई देगा, क्योंकि अब बीजेपी एग्रेसिव बनकर आएगी। और उधर शायद मैंने कहीं पढ़ा भी कि बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो अब आज के चुनाव के बाद आएंगे उनको स्थानीय निकाय चुनाव में टिकट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अब यहां आना शुरू हो जाएगा जी। तो पहले डिक्लेयर किया कि अब जो आएंगे अपॉर्चुनिस्ट, उनको टिकट तो नहीं मिलेगी। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी। एक तो मैंने वीडियो देखा, वो बर्तन मांजने वाली महिला चुनकर आई है, एमएलए बनी है। जी जी, तो ये बड़ी बात होती है ना, पार्टी वैसे बनती है। तो ममता को लॉटरी लगी थी, उसका पैसा उन्होंने जुए में उड़ा दिया, लेकिन ये पार्टी वैसी नहीं है, वो इन्वेस्ट करती है। बीजेपी जब लॉटरी का भी पैसा मिलता है, कौन बनेगा करोड़पति से पैसा मिलता है, तो वो इन्वेस्ट करती है, उसके रिटर्न्स देखती है, टटोलती है और री इन्वेस्ट करती है। तो अभी 20-25 साल किसी ने सोचने की जरूरत नहीं कि हम बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि तुम हराने की आइडिया सोच रहे हो, उसके आगे जाकर अमित शाह सोचते हैं। देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद भाऊ। अब हम लोग इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे, फिर अगला समय आपसे जल्दी ही ले लेंगे इसकी बजाय। तो फिर आज के लिए दर्शकों इतना ही। आपने देखा कि कुकर तो फट गया है, वो लॉटरी के पैसे जुए में उड़ गए। तो यही पूरा खेल है, अगर हम नट सेल में समझे। बाकी बंगाल में जो जो चल रहा है उस पर तो चर्चा होती रहेगी। तो भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम दर्शकों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और तमाम दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग प्रतिवाद अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वो मुझे तो लगता है सब लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं पहुंचे वहां भाऊ के वीडियो देखें और पूरे देश की राजनीति अलग अंदाज में समझें। तो भाऊ आपका दिन शुभ। नमस्कार।